हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जामिल। आज के सेशन में हम 20 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि ग्रामर के टॉपिक 10 से जुड़ा हुआ है। और आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। क्लियर है? तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इट इज टाइम यू डैश ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब देखेंगे यू तो हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन के लिए करते हैं, लेकिन कुछ इसके स्ट्रेंथ यूजेस हैं जो कि आपके हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करता है। अर्थात आप ऐसे करेंगे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इस तरह के जो अगर फ्रेज या फिर क्लॉज अगर शुरुआत में आपको दिख जाए तो वहां क्या करेंगे, हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात यहां ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है यदि कोई क्लॉज इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम से शुरू हो, आई विश से शुरू हो, वुड दैट से शुरू हो, तो हम क्या करते हैं, वहां पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। खास करके आई विश वाले में तो देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? वहां पे आप क्या दिखाते हो, हाइपोथेसिस दिखाते हो, ऐसी कल्पना कर दर्शाते हो जो अधूरी कल्पना है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है, इट इज हाई टाइम दैट वी डैश दिस प्लेस। फिर वही करेंगे हम, यहां क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब के सेकेंड फॉर्म का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार देखेंगे कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के बीच बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर पता नहीं चल पाता है कि सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। क्लियर है? इसको पहचानने का बहुत सरल उपाय है, क्या है कि हमारा जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वो वाक्य में अकेला प्रयुक्त होता है, उसके पहले किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। और वहीं हम बात करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो वहां देखेंगे हैज, हैव, हैड में से कोई ना कोई आपको एक दिख जाएगा, या पेसिव में बनाएंगे तो वर्ब बी आ जाएगा, बी, बीन, बिंग, इज, एम, आर, वाज, वर, कोई 8 में से एक आ जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। अर्थात यहां पे हम क्या देखें, ऑप्शन नंबर ए का चुनाव करेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है, इट इज हाई टाइम। फिर वही सिचुएशन दर्शाया जा रहा है, यहां पे फिर हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। अर्थात यहां क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अर्थात ऑप्शन नंबर देखेंगे सी में मौजूद है। क्लियर है? इट इज हाई टाइम वी रिनोवेटेड आवर ओल्ड हाउस। रिनोवेट करना मतलब किसी भी चीज को फिर से सही करना, फिर से बेहतर करना, उसको बढ़िया बनाना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है, आई विश आई डैश ए लॉट ऑफ मनी। कहता है काश, काश मतलब आप कोई कल्पना को व्यक्त कर रहे हो, मतलब विच इज नॉट रियल, अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं आप, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। अर्थात यहाँ पे हैव का जो हमारा है सेकेंड फॉर्म हैड आ जाएगा। यहाँ पे आपका हैज था ऑप्शन में, ये टाइपिंग एरर है। चलिए कोई बात नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? काश कि मेरे पास पैसे होते, मनी होता, धन होता। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, कहता है, वुड दैट लाइफ डैश अ बेड ऑफ रोजेस। वुड दैट का प्रयोग करते हैं हम फिर ऐसी कल्पना को व्यक्त करने के लिए जो पूरी नहीं हो सकी, अर्थात वर्तमान समय में वो चीज ऐसा नहीं है, स्थिति वैसा नहीं है। ठीक है ना? अर्थात यहां फिर क्या हो जाएगा, वर्ब के सेकेंड फॉर्म अर्थात वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, बावजूद इसके हमको किसका प्रयोग करना पड़ा, प्लूरल वर्ब का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है, दिस फोन नंबर डैश डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट एग्जिस्टिंग, नो एग्जिस्ट, हैज नॉट एग्जिस्ट। अब सारे ऑप्शंस को देखेंगे, नो एग्जिस्ट तो ये आपका क्या है, मीनिंगफुल नहीं लग रहा है। हैज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये भी गलत है। इज नॉट एग्जिस्टिंग, इसका प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि एग्जिस्ट का प्रयोग हम कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट आर नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जैसे स्मेल करने वाले, जो हमारे जो फील वर्ब्स हैं, जो जिनको हम फील करते हैं, स्मेल हो गया आपका, टेस्ट हो गया आपका, या जो मेंटल प्रोसेस की बात करने वाले जो है ना, उनका भी प्रयोग हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी जब आप किसी को कॉल करते हैं क्या बोलता है, दिस फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, बोलता है ना। वहां पे भी अगर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा अटेंशन रखें तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस यूं ही बना देंगे चुटकियों में। चलिए नेक्स्ट तो हमारा सबसे इजी है। कहता है कैसे, द सन डैश इन द वेस्ट सेट्स
was set, set, is setting, किसका चयन किया जाएगा? देखेंगे ये रेगुलर एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन है, एक रूटीन एक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, या यूं कहें सबसे ऊपर यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। अर्थात इसका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अर्थात वर्ब का 5वां रूप, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट कहता है व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया। यह देखिए ये आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जब मैं वहां गया, तो उस समय कोई चीज कंटिन्यू था। क्या था? चार्ल्स जो था ना क्रिकेट खेल रहा था, मतलब कोई एक्शन जारी था, उसी दरमियान आप दूसरे एक्शन की बात कर रहे हो कि अनदर एक्शन टुक प्लेस, ठीक है ना। ऑनगोइंग एक्शन एक होगा हमारा और उसी दरमियान एक एक्शन हुआ, ठीक है ना, और वो खत्म हो गया। जब जैसे ही आप एक बार पहुंचेंगे तो आप एक ही बार ना पहुंचे, लेकिन वो पहले से जो चल रहा था ना उसकी बात कर रहे हैं, अर्थात पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई डैश हिम फॉर 10 years। अब कहता है मैं 10 साल से क्या जानता हूं, किसी व्यक्ति को 10 साल से जान रहे हो, मतलब आप यहां पे ये बता रहे हो कि पिछले 10 वर्षों से मैं उसे जान रहा हूं। क्लियर है? अर्थात जब हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन दर्शाते हो किसी एक्शन से रिलेशन दर्शाने के लिए, या तो वो हमारा होता है परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है ना? आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस तो हमारा सिंपल कॉन्टिन्यूअस है और नो का कॉन्टिन्यूअस बनता नहीं है। क्लियर है ना? अर्थात हमारा हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये हमारा पास्ट इंडिफिनिट, बच गया कौन? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्लस V3 है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर है? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आई डैश अ कार। अब क्या कर रहा है? मेरे पास एक कार है। एम हैविंग नहीं, हैव का प्रयोग जब पोजेशन वाले जितने भी हमारे वर्ब्स होते हैं, चाहे OWN ऑन होते हैं, पोजेस होते हैं POSSESS, या हैव का प्रयोग कभी भी हम पोजीशन दर्शाने के लिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया, आई के साथ हैज का प्रयोग होता ही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर आप देख रहे हो यहां कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप हैव का प्रयोग करते नहीं। क्लियर है? ये सारे रूल्स आप समझते चलें, जो भी रूल्स आपको अच्छा लगे उसको नोट डाउन करते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई डैश यू आर राइट। अब कहता है आई फील की बात करता है, फील्स होगा। आई के साथ तो पहली बात है वर्ब के 5वें फॉर्म का प्रयोग होता ही नहीं है। आई एम फीलिंग यू आर राइट। अब देखिए यहां पे फील कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक्सपीरियंस, फील, स्मेल, टेस्ट, इनका प्रयोग हम पोजेशन वाले जो है, जो हमारा मेंटल प्रोसेस है, उसके साथ क्या करते हैं? आईएनजी का फॉर्म यूज नहीं होता है, अर्थात यहां पे इसका भी प्रयोग गलत हो जाएगा। हाँ, फील का कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज कर सकते हो फीलिंग का, कब पता है? जब आप किसी भी अनुभव को शेयर कर रहे हो, जैसे तबीयत खराब है, आप बोलते हो नाउ आई एम फीलिंग बेटर, तो स्वास्थ्य के संबंध में फीलिंग का प्रयोग आप कर सकते हो। लेकिन फील जो आपका जो वन ऑफ द सेंसेस है, ठीक है ना, जिसको फील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो, ठीक है ना, वहां पे क्या करते हैं हम? इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके त्वचा पे कोई चीज है तो आपको अनुभव हो जाता है, और ये अनुभव आपके त्वचा में जब तक ये क्षमता है, जब तक कि उसमें कोई बीमारी ना हो जाए जिसके कारण से आपको पता ना चले, तब तक वो फील आपके साथ रहता है, उस तरह के अनुभव आपके साथ रहता है। ठीक है ना? इसलिए हम क्या करते हैं, उसको हम लॉन्गर प्रोसेस में रखते हैं, इंडिफिनिट टेंस में रखते हैं, जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इंडिफिनिट मतलब वो चलने वाला है, लंबे समय तक चलने वाला है। जैसे मैंने बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि आज सूर्य पूरब में उगे और कल नहीं उगेंगे, वो चिरंतन समय से पूर्व में उगते आ रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आज के बाद बंद हो जाएगा, चलता रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उस तरह के एक्शन को हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रखते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है डैश मिस्टर शर्मा कम टू द ऑफिस येट। हमने देखा था पिछले सेट में भी येट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ऐसे हम सिचुएशन की बात करते हैं जो एक्सपेक्टेड था ऐसा होना लेकिन नहीं हुआ। क्लियर है? अर्थात ये निगेटिव फॉर्मेशन करता है। अब देखेंगे हैड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए, चूंकि यहाँ पे कम जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपको फॉर्मुलेट करना है परफेक्ट में, येट आपको दर्शा रहा है। इज का प्रयोग अगर कर दें तो V3 है, ये पेसिव में हो जाएगा, जो कि आपका करेक्ट फॉर्मुलेशन होगा नहीं।
अगला देखेंगे हैवंट। हैवंट तो प्रयुक्त होता है परफेक्ट टेंस में, लेकिन देखेंगे मिस्टर शर्मा जो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ इसका एग्रीमेंट सही नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है आई डैश फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। अब देखिए यहां पे एक आपका कंजंक्शन है सिंस। सिंस जैसे ही कंजंक्शन के रूप में काम करता है, तो ये क्या करता है, इसके पहले वाला जो हमारा क्लॉज होता है उसको हम रखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और बाद वाले को रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ये क्या दर्शाता है कि पहले का जो एक्सपीरियंस था और अभी का जो एक्सपीरियंस है, दोनों के बीच में परिवर्तन हुआ है। ठीक है ना? कैसे? कहता है आई हैव नेवर हर्ड फ्रॉम हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर अमेरिका। जैसे ही वो अमेरिका के लिए चला गया, तो उस समय से लेकर के अभी तक उससे हमारी कोई कांटेक्ट नहीं हुई है। पहले कांटेक्ट हुआ करता था, अब नहीं होता है। क्लियर है? मतलब पहले का एक्सपीरियंस और अभी के एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। या यूं कहें कि आई हैव इंप्रूव्ड माई इंग्लिश सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज। ठीक है ना? पहले का एक्सपीरियंस आपका क्या है कि आप उतने अच्छे नहीं थे इंग्लिश में, लेकिन जैसे ही आपने वीडियोस देखना शुरू किया, आपका क्या है, इंग्लिश इंप्रूव हो गया। मतलब नया एक्सपीरियंस जो है ना डिफरेंट है पुराने एक्सपीरियंस से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। कहता है ही सेड दैट ही डैश मी लास्ट ईयर। अब देखेंगे ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का एक स्टेटमेंट है। इसमें क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट का है, अर्थात V2 है। ठीक है ना? अब देखेंगे यहां पे लास्ट ईयर जो है आपका एक कीवर्ड है जिसका प्रयोग करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बना दिया गया है। तब देखेंगे कि क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले देखेंगे कि इसका क्या पॉसिबल हमारा डायरेक्ट नरेशन हो सकता है। ही said I saw you last year, ये होगा इसका डायरेक्ट नरेशन। और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो he said that he, अब यहां पे said to me भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, या told me भी लगा सकते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। he said that I saw you means me, जिससे आप बोल रहे हो, ठीक है ना, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना? तो मी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर क्या हो जाएगा, ये तो आ गया, ये हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है, तो सॉ हमारा पास्ट इंडिफिनिट है, अर्थात ये पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डैश दैट He had seen him before, उसने कहा, क्या कहा, कि मैं उससे पहले देख चुका हूं। एक बार यहां पे आपने देखा, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, तो एक चीज जिसको आपने एक्सप्रेस किया उससे पहले के एक्सपीरियंस को बता रहे हैं, तो पहले वाला एक्सपीरियंस हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट का होगा, और उस एक्सपीरियंस को व्यक्त करने के लिए जो दूसरा एक्शन आप दर्शा रहे हो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, अर्थात यहां पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म की आवश्यकता होगी। ये आपका पांचवा है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज प्लस वर्ब का चौथा रूप है, रियलाइज जो कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अर्थात ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ही डैश इल फॉर 5 days व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट फॉर। कहता है कि जब डॉक्टर को भेजा गया उससे पहले वो 5 दिनों से बीमार थी। अब कैसे पता चला कि थी या है, तो देखिए यहां पे बात की जा रही है पास्ट की, यहां पे आपका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये पेसिव वॉइस का है, डॉक्टर को भेजा गया, डॉक्टर नहीं गया, डॉक्टर को भेजा गया, ये आप दिखा रहे हो। क्लियर है? अर्थात इधर भी किस चीज की आवश्यकता होगी, पास्ट की। अब देखेंगे पास्ट इंडिफिनिट है, सी वॉज इल, मतलब पास्ट के आप सिंपल एक्शन की बात कर रहे हो कि वह बीमार थी, जबकि आप ऐसा नहीं दर्शा रहे हो, आप दर्शा रहे हो कि 5 दिनों से बीमार थी, अर्थात क्या हो जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर डी हैड बीन, ये हैज बीन, एन मिसिंग है, हैज बीन, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आई डैश हियर सिंस 2022। कहता मैं यहां 2022 से रह रहा हूं या रह चुका हूं, देखते हैं कौन सा होगा। कहता है कि मैं यहां 2022 से रह रहा हूं, इट मींस कि मेरा 2022 से यहां रहना अभी तक जारी है। जारी है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन यहां पे क्या है कि आप बात कर रहे हो किसी टाइम स्पेसिफिक की,
अर्थात सिंपल कॉन्टिन्यूअस तो आएगा नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए छट गया। अब यहां पे हम रिजाइड का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्गर पीरियड के लिए अगर परमानेंट एड्रेस हो उसके लिए आप करते हो रिजाइड, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका प्रयोग करते हो, अर्थात दो छट गए। हैव रिजाइडेड, ये आप दिखा रहे हो कि कोई एक्सपीरियंस आप ले चुके हो। अगर आप मुझसे पूछते हो कि क्या सर आप दिल्ली रहे हैं, हाँ मैं वहां 2 साल रह चुका हूं, तब होगा वहां पे कि आप बीते हुए समय के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो जिसको आप प्रेजेंट में एक्सप्रेस कर रहे हो, तब वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई चीज कंटिन्यू है, अभी भी आप वहां रह रहे हो, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है, कहता है सी डैश द लेटर नाउ। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको एक कीवर्ड यहां मिलेगा, नाउ। नाउ का मतलब है कि कोई चीज ऑनगोइंग है अभी, इस समय, जिस समय आप बोल रहे हो उस समय, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ये हमारा रोट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट के लिए प्रयुक्त होता है। ये आपका इज प्लस वर्ब का चौथा रूप है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसका प्रयोग भी सही देख रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैज रिटन दर्शा रहा है कि अभी से पहले हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। और राइट्स आप दिखाते हो कि वह लड़की जो है वह जो है क्या करती है, लिखती है, मतलब वो लेटर लिखती है, उसको लिखने आता है, जब भी मौका लगता है लिखना या चिट्ठी लिखना पड़ता है तो वो लिखती है, उसमें इस चीज को करने की एबिलिटी है, तब हम वहां पे हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है द स्ट्रेंजर आस्क्ड द बॉय व्हाट हिज नेम डैश। अब कहता है एक अपरिचित ने, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अपरिचित, एक अपरिचित ने उस लड़के से पूछा, क्या पूछा, व्हाट हिज नेम डैश। अब देखिए यहां पे आस्क्ड जो है आपका पास्ट फॉर्म का है, अर्थात V2 है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पूरा हमारा क्लॉज चला जाएगा किसमें, पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में चला जाएगा। जैसे ही पास्ट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है एलिमिनेट हो जाएगा, बी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि हैज आपका वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है जो कि प्रेजेंट से रिलेशन रखता है। वाज अर्थात ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीइंग अगर बात करें तो बीइंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसके पहले भी तो कुछ ना कुछ आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिखना चाहिए या कोई हमारा प्रीपोजिशन दिखना चाहिए जिसके बाद हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करें। क्लियर है? चलिए अब एक चीज देखेंगे, यहां पे आप सोच सकते हैं व्हाट हिज नेम, सर ऐसा नहीं होता व्हाट वाज हिज नेम, वो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और वहीं पे आप इनडायरेक्ट नेरेशन में देखते होंगे व्हाट इज हिज नेम को क्या बोलते हैं, व्हाट हिज नेम इज। क्यों? क्योंकि वो एम्बेडेड क्वेश्चन होता है, और एम्बेडेड क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज, कहता है ही कमांडेड मी, उसने मुझे आदेश दिया। एज इफ का मतलब होता है कि कोई जो रियल कंडीशन नहीं है, रियल सिचुएशन नहीं है। ही कमांडेड मी एज इफ डैश माय बॉस। अब कहता है कि उसने मुझे ऐसे आदेश दिया मानो कि वह मेरा बॉस हो, मतलब मानो, इट मींस इन रियलिटी ही इज नॉट माय मास्टर, ही इज नॉट माय बॉस, ठीक है ना। ये सपोजिशनल है, ये हाइपोथेटिकल है, और इस स्थिति में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि किस तरह के टॉपिक्स आपको पसंद आते हैं या किस तरह के टॉपिक्स आपको परेशान करते हैं, ताकि उस परेशानी को दूर किया जाए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।